बारिश में गरीब सास बहू का जादुई घर और ड्रेस। देखो बहुओं, संभालो अपने आप को। अगर मजबूरी ना होती तो मैं भी इन तीनों को अपने से दूर नहीं जाने देती। माँ जी, लेकिन यहाँ रहकर भी तो कोई दूसरा काम ढूंढा जा सकता है ना। शहर जाने की क्या जरूरत है। हमसे जो हो सकता था हमने करके देख लिया, लेकिन अब इस बारिश के मौसम में खेती भी ठीक से नहीं हो पाएगी और गांव में कोई ढंग का काम नहीं मिलेगा। हाँ, कोई काम मिलेगा भी तो पैसे इतने नहीं आएंगे कि घर का खर्चा ठीक से चल सके, इसलिए शहर जाना ही सही है। तुम लोग चिंता मत करो और माँ का ध्यान रखना। तीनों अपनी रोती हुई पत्नियों को समझाकर शहर के लिए निकल जाते हैं। सुरेखा का परिवार बहुत ही गरीब था। गांव में उनके पास एक ही खेत था, वो भी कर्जे के कारण बिक चुका था, जिसके चलते उन्हें पैसों की दिक्कत होने लगी थी और परिवार में कंगाली छा गई थी। इसलिए उसके तीनों बेटों ने शहर जाकर कमाने का फैसला किया था। इस बात से उसकी तीनों बहुएं दुखी थी, लेकिन गरीबी के चलते वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक रोज तीनों बहुएं खाना बनाते हुए, आज तो लाला ने बड़ी मुश्किल से तेल उधार दिया। मैंने कहा भी कि जल्दी ही पैसे चुका दूंगी, लेकिन मान ही नहीं रहा था। पता नहीं कब तक ऐसे उधार मांगकर जलील होना पड़ेगा। बहुओं, लगता है बारिश आने वाली है। बाहर से जाकर कपड़े ले आना, वरना भीग जाएंगे। जी माँ जी, मैं अभी ले आती हूँ। वैशाली कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है। वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण पानी दरवाजे से घर में आने लगता है। तभी वैशाली जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद करती है। कंचन, तारा, बारिश बहुत तेज है। देखो ना, कपड़े उतारने क्या गई, मैं खुद ही भीग गई। दीदी, आप साड़ी बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। कुछ ही देर में तीनों बहुएं सास के साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी बारिश और तेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनका लकड़ी का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और बारिश का पानी घर में भरने लगता है। हाय हाय, सत्यानाश हो, इस बारिश का सारा पानी घर में घुस गया। बहुओं, ये सामान पलंग पर रखो वरना सब भीग जाएगा। तीनों बहुएं बारिश के पानी से घर के सामान को बचाने की कोशिश करती हैं और बाल्टी से लेकर पानी घर से निकालने लगती है। आधी रात बीत जाती है, लेकिन अब भी घर में पानी भरा होता है। तभी वैशाली सुरेखा से कहती है, माँ जी, आप सो जाइए वरना देर तक जागने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे हालात में मैं भला कैसे सो जाऊं? ना जाने क्यों सारी मुसीबत हम गरीबों पर ही आती हैं। माँ जी, अब जैसे इस घर के हालात हैं, बारिश में तो ये हाल होना ही था, लेकिन आप सो जाइए। देखिए, अब बारिश रुक गई है, हम तीनों थोड़ी देर में ही पानी घर के बाहर निकाल देंगे। अपनी बहू के कहने पर सुरेखा पलंग पर जाकर सो जाती है और तीनों बहू मिलकर पूरी रात घर से पानी बाहर फेंकती है। पूरी रात बारिश के ठंडे पानी में रहने की वजह से सुबह तीनों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अच्छी अच्छी दीदी, पूरी रात बारिश के पानी में रहने के कारण मुझे तो ठंड लग रही है। तू जाकर थोड़ी देर धूप में बैठ जा, मैं भी दरवाजा ठीक करने वाले को बुलाकर लाती हूँ। वैशाली की तबीयत भी खराब होती है, फिर भी वो घर की साफ सफाई कर खाना बनाती है। कुछ देर में दरवाजा ठीक करने वाला आता है और टूटे दरवाजे की हालत देखकर कहता है, बहन जी, ये दरवाजा तो किसी काम का नहीं है, आप नया दरवाजा ले आइए, हम लगा देंगे। नया दरवाजा? अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तू इसी को जोड़ जोड़ कर लगा दे। अरे अम्मा जी कह रही है ना ये दरवाजा नहीं लगेगा, आप समझते क्यों नहीं है? ठीक है भैया, तो आप जाओ, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ हाँ, कर लो खुद ही कोशिश। जब पैसे नहीं है देने के लिए तो हमें बुलाकर समय क्यों खराब किया? दरवाजा बनाने वाला वहां से बड़बड़ाते हुए चला जाता है तो सुरेखा हैरान होकर कहती है, ये तूने क्या कह दिया बहू? तू दरवाजा कैसे लगाएगी? माँ जी, दीदी ने ठीक किया। वैसे भी वो ये पुराना दरवाजा नहीं लगाता और नया दरवाजा खरीद सके इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। वो तो ठीक है बहू, लेकिन घर में दरवाजा तो लगाना है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अब वैशाली आंगन में पड़ी सूखी घास लाती है और तारा कुछ बांस की डंडियां इकट्ठा करती है और तीनों उससे घर का दरवाजा तैयार करती हैं और एक मजबूत रस्सी से उस दरवाजे को घर में लगा देती हैं। तीनों बहुओं को दरवाजा लगाते देखकर पड़ोसन हंसते हुए कहती है, क्या बात है सुरेखा, गरीबी ने तेरी बहुओं को दरवाजा बनाना भी सिखा दिया। निर्मला, मजबूरी सब सिखा देती है। अरे लेकिन इस बारिश के मौसम में घास और बांस का दरवाजा ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला, इसीलिए कोई दूसरा जुगाड़ कर लो सरला की बहुओं। निर्मला हंसते हुए वहां से चली जाती है। समय बीतता है, बारिश का मौसम, ऊपर से गरीबी के चलते तीनों बहुएं अपनी सास के साथ जैसे तैसे दिन काट रही थी। लेकिन बारिश के कारण टूटे फूटे घर का टपकना और घर में पानी भर जाने के कारण तीनों बहुओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।
तो उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए सुरेखा दुखी हो जाती है। न जाने हमारे हालात कब सही होंगे। शहर में मेरे तीनों बेटे पैसे कमाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो यहाँ मेरी बहुएं बीमार पड़ी हुई हैं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ना जाने वो दिन कब आएगा। अब घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है जो तुम तीनों को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा बुखार ही तो है, मैं काढ़ा बनाती हूँ, उससे ही हम तीनों को आराम हो जाएगा। तबीयत खराब होने के बाद भी कंचन खुद को संभालते हुए तीनों के लिए काढ़ा बनाती है और फिर तीनों उसे पीते हैं। कुछ दिनों में तीनों की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन अब घर में ना ही पैसे बचे थे और ना ही राशन का कोई भी सामान, और राशन वाला भी उधार देने से मना कर देता है। लाला जी, हम गांव से भाग थोड़ी जाएंगे, इस बार राशन दे दीजिए, हम जल्दी ही पैसे चुका देंगे। अरे बोला ना, नहीं मिलेगा कोई राशन। मैंने ये दुकान पैसे कमाने के लिए खोली है, मुफ्त का सामान बांटने के लिए नहीं खोली। तारा और कंचन उदास होकर वहां से लौटने लगती हैं। तभी उन्हें रास्ते में गांव के दो छिछोरे लड़के घेर लेते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, सेठ ने राशन देने से मना कर दिया क्या? अरे उदास मत होइए, हम है ना, आपको राशन तो क्या, राशन की पूरी दुकान दिला देंगे। बस एक बार प्यार से कहिए तो सही। हमारा रास्ता छोड़ो और हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? ये तो बहुत गलत बात है भाई, हमने इतने प्यार से बात कर रहे हैं और आप हमें डांट रही हैं। हमें मदद करने का मौका तो दीजिए। तुम दोनों जाते हो या ये पत्थर खाकर ही मानोगे? अरे पागल हो क्या? अरे लग जाएगी, नीचे फेंको इसे। भागो यहाँ से, वरना इसी से सर फोड़ दूंगी। डर के मारे वो दोनों छिछोरे वहां से भाग जाते हैं। कंचन और तारा तेजी से कदमों को बढ़ाते हुए घर पहुंचती है और फट से दरवाजा बंद करके तेज सांसें लेने लगती है। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों सांसें भर रही हो? सब ठीक तो है ना? वैशाली के पूछने पर कंचन और तारा रोते रोते उसे सब बता देती हैं। तो वैशाली गुस्से में कहती है, जब से हमारे पति शहर गए हैं, इन दोनों छिछोरों की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। दुख की बात तो ये है दीदी कि गांव के आते जाते लोग सामने से देखकर निकल रहे थे, लेकिन किसी ने उन दोनों को डांटा तक नहीं। मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों शांत हो जाओ। माँ जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो और दुखी हो जाएंगी। तीनों बहुएं अपनी सास से इस बारे में कुछ नहीं कहती। अब घर में अनाज न होने के कारण सास बहुएं एक समय के खाने के लिए भी मोहताज हो जाती हैं। यह हालत देखकर सुरेखा बेबस होकर खुद से कहती है, मैं बूढ़ी भूख से मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरी बहुएं तो जवान हैं, उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिएंगी? मैं अपने बेटों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी बहू के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सुरेखा मजबूरी में अपनी पड़ोसन निर्मला के घर जाती है और उसे अपनी सारी मजबूरियां बताकर कुछ अनाज मांगते हुए कहती है, निर्मला, घर में अनाज का एक दाना नहीं है खाने को, कुछ राशन देकर तू मेरी मदद कर दे। अरे तेरे बेटे तो कमाने के लिए शहर गए थे ना, क्या हुआ? शहर जाकर वो तुझे और तेरी बहुओं को भूल गए हैं क्या? ऐसा नहीं है निर्मला, लेकिन शहर में भी तो बहुत महंगाई है। अभी वो जैसे तैसे अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें क्या पैसे भेजेंगे? मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी बहू को भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए तुझसे मदद मांगने आई हूँ। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे कुछ अनाज दे देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन मेरे घर आकर तू अपनी मजबूरी का रोना रोकर मुझसे कुछ न कुछ मांगती फिरे। नहीं नहीं निर्मला, तू बस एक बार मदद कर दे, आगे के लिए मैं कुछ न कुछ सोच लूंगी। निर्मला एक कटोरी में थोड़े चावल और दाल लाकर सुरेखा को दे देती है, लेकिन ये सब बाहर कूड़ा फेंकने आई उसकी सबसे छोटी बहू तारा देख लेती है और घर जाकर अपनी दोनों जिठानियों को इस बारे में बताती है। तभी सुरेखा निर्मला से लाया हुआ अनाज बहुओं को देती है और उसी की खिचड़ी बनाकर सभी रात के समय खाना खाते हैं। रात को जब सुरेखा सो जाती है तो तीनों बहुएं आपस में बात करते हुए कहती हैं, आज माँ जी को हमारी वजह से पड़ोसन के सामने हाथ फैलाने पड़े। हम तीनों के रहते हुए बुढ़ापे में उन्हें ये दिन देखना पड़ा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस गरीबी के कारण तो हमें वो दिन भी देखने पड़ रहे हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। लेकिन अब हम माँ जी को और दुखी नहीं देख सकते। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा, कोई ना कोई काम ढूंढना होगा जिससे 4 पैसे घर में आए। तुम ठीक कह रही हो तारा, लेकिन आगे हम तीनों ही काम करने बाहर जाएंगे तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? दीदी, मैं क्या कहती हूँ कि मैं और तुम बाहर काम ढूंढने चलते हैं और तारा घर पर रहती है और माँ जी की देखभाल करेगी। ठीक है, जैसा आप दोनों कहें, लेकिन आप दोनों बाहर काम क्या करेंगी? जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए, साफ सफाई का, खाना बनाने का, हम कर लेंगे। कुछ ना से तो बेहतर है कि 2 पैसे ही सही घर में तो आए।
अब अगली सुबह होते ही वैशाली और कंचन गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं तारा घर पर घर का काम और सुरेखा की देखभाल करने के लिए रुक जाती है। शाम हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वैशाली को गांव के एक जनरल स्टोर पर साफ सफाई का काम मिल जाता है। तो वहीं कंचन को गांव के बड़े सेठ के घर नौकरानी का काम मिल जाता है। वैशाली, कंचन बहू, आज तुम दोनों पूरे दिन कहाँ गायब थी? तारा बहू ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। माँ जी, हमने सोचा कि जब तक हमारे पति शहर से पैसे नहीं भेजते तब तक मैं और कंचन बाहर काम कर लेते हैं ताकि घर में जरूरत का सामान आ सके। हाँ माँ जी, अब आपकी बहुएं आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगी। अपनी बहुओं की बात सुनकर सुरेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन से वैशाली और कंचन काम पर जाना शुरू कर देते हैं। देखो, घर की अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी धूल मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। सेठानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी ताकि आपको शिकायत का मौका ना मिले। ठीक है, अब मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ। कंचन पूरी मेहनत से घर की साफ सफाई करती है। कुछ ही देर में जब वो घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है तो एक सफेद गाय वहां आकर रुक जाती है, जिसे देखकर सेठानी गुस्से में कहती है, हाय हाय हाय, ये गाय फिर घर के सामने आके खड़ी हो गई। इसे तो मैं भगाती हूँ। चल हुर, निकल यहाँ से, जाती क्यों नहीं? सेठानी जी, गाय में भगवान का वास होता है, उसे ऐसे मत मारिए। अरे ये भगवान नहीं, जानवर है। अभी घर के सामने गोबर कर देगी ना तो तुझी से उठवाऊंगी। आप अंदर जाइए, मैं इसे यहाँ से दूर करती हूँ। तभी कंचन अंदर से एक रोटी लाती है और फिर उस गाय को खिलाकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे गौ माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। कंचन के इतना कहते ही वो गाय अपने आप आगे बढ़ जाती है। वैशाली भी जनरल स्टोर पर सफाई करने के साथ दुख में सामान लगा रही होती है। तभी वो सफेद गाय वहां आकर बाहर रखा हुआ अनाज खाने लगती है तो दुकानदार उसे मारने लगता है। अरे हट यहाँ से, हट जा यहाँ से। मालिक, बेजुबान जानवर को ऐसे मारना ठीक नहीं। अरे ये गाय मेरा अनाज खा रही है और तुम कहती हो कि इसे मारूं नहीं, तो क्या इसकी आरती उतारूं? आप रुकिए, मैं इसे भगाती हूँ। वैशाली सामने पड़ा हुआ गुड़ का एक टुकड़ा उठाती है और गाय को प्यार से सहलाते हुए खिलाती है। कुछ ही देर में गाय वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाती है। इसी तरह वो गाय रोज वैशाली और कंचन के काम करने की जगह पर आया करती और दोनों ही उस गाय को कुछ न कुछ खिलाया करती। एक रोज काम से लौटते हुए बारिश होने लगती है और तेज बारिश में वैशाली और कंचन भीगते हुए घर जा रही होती है। तभी रास्ते में कंचन को लल्लन मिल जाता है। अरे भाभी, बारिश में अकेले अकेले भीग रही हो? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे मैं तो आपको घर तक छोड़ दूं, आप एक बार हाँ तो कहो। कंचन साइड से जाने लगती है, तभी लल्लन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी समय अचानक से वो सफेद गाय वहां आती है और अपने सींग से लल्लन को उठाकर पटक देती है। अरे मार डाला रे, टूट गई मेरी कमर। अरे कंचन, आज आने में तुम्हें देर हो गई। हाँ, वो बारिश के चलते रास्ते में बहुत कीचड़ हो गया था तो मैं फिसल गई थी। बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। पर देखिए ना दीदी, घर की छत टपक रही है, ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊं? बारिश होने तक तो ये पानी टपकेगा ही। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ बाल्टी रख देती हूँ। अब जहां जहां पानी टपक रहा होता है वैशाली वहां बाल्टी और घर के बर्तन रख देती है। अगले दिन कंचन जब काम कर रही होती है तो पोंछा लगाते हुए झुकने से उसका ब्लाउज फट जाता है, लेकिन काम करते हुए कंचन को इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन सेठानी की नजर उसके फटे ब्लाउज पर पड़ती है तो वो गुस्सा करते हुए कहती है, अरे तेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है क्या पहनने को, जो ये फटा ब्लाउज पहनकर चली आई? माफ करना सेठानी, कपड़े पुराने हैं तो फट जाते हैं। अरे अपनी ये गरीबी मुझे मत दिखा, इस घर में मेरे अलावा मर्द भी रहते हैं। आगे से ऐसे फटे कपड़े पहने दिखाई दी तो घर भेज दूंगी। सेठानी के गुस्सा करने पर कंचन अपने पल्लू से ब्लाउज को ढक लेती है और काम करने लग जाती है। लेकिन गरीबी के चलते जो कुछ 2 पैसे काम करने से आ रहे थे वो घर के राशन पर बाकी की जरूरतों के सामानों में लग जाते थे, जिसके कारण कंचन और वैशाली अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रही थी और वो उन्हीं पुराने कपड़ों में काम पर जाया करते थे। एक दिन फिर कंचन का फटा हुआ ब्लाउज सेठानी को दिख जाता है तो वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, चली जा यहाँ से और लौट के फिर मत आना। सेठानी, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरे पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। हाँ तो फिर घर में बैठ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए सेठानी, सुनिए तो सही। कंचन हाथ जोड़कर सेठानी से बहुत माफी मांगती है, लेकिन सेठानी उसकी एक नहीं सुनती और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। कंचन सेठानी के दरवाजे पर ही बैठकर बहुत रोने लगती है। कुछ ही देर में वहां सफेद गाय आती है और कंचन के पल्लू को अपने मुंह में दबाकर उसे खींचने लगती है तो कंचन रोते हुए उसके पीछे चल पड़ती है।
यहाँ दुकानदार की नजर वैशाली की रफू की हुई साड़ी पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे कुछ दिन पहले तो तुम्हें मैं पगार दी थी, उसे अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीद सकती थी क्या, जो ये रफू की हुई साड़ी पहनकर रोज चली आती हो। मालिक आप तो जानते हैं ना मैं कितनी गरीब हूँ। जो पैसे मिलते हैं वो घर की जरूरत के सामान में खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। अपनी मजबूरियां किसी और को गिनाना। यहाँ मेरी दुकान पर लोग आते जाते ही रहते हैं, वो तुझे ऐसी रफू की साड़ी में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि किस गरीब फटीचर को काम पर रखा है। दुकानदार वैशाली को सुनाई रहा होता है कि तभी दुकान के सामने से गाय कंचन को लेते हुए गुजरती है। वैशाली की नजर उन पर पड़ती है तो वो दुकानदार की बात को नजरअंदाज करते हुए कंचन के पीछे पीछे चली जाती है। गांव से कुछ दूरी पर आकर गाय रुकती है। आखिर ये गाय तुम्हें खींचते हुए यहाँ क्यों लेकर आई है? इससे पहले कि कंचन कुछ बोलती, गाय के गले में बंधी हुई घंटी से एक रोशनी निकलती है और जादू से सामने ही एक घर आ जाता है, जिसे देखकर वैशाली और कंचन बहुत हैरान होते हैं। तभी गाय कहती है, वैशाली, कंचन, तुम दोनों बहुत ही नेक और मेहनती इंसान हो। जहाँ दुनिया मुझे जानवर समझकर मारती है तो वहीं तुम दोनों ने हमेशा कुछ न कुछ खिलाकर मेरी सेवा की है। ये गाय बोलने कैसे लगी? दीदी, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? तुम दोनों कोई सपना नहीं देख रही। ये जादुई घर आज से तुम्हारा है। तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रह सकती हो। वैशाली और कंचन दरवाजा खोलकर उस जादुई घर में जाते हैं। वो घर बहुत बड़ा होता है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन इतने अच्छे घर में हम इतने पुराने कपड़ों में खड़े हैं। काश हमारे पास अच्छे कपड़े होते। दीदी, ये घर तो सच में जादुई है। देखो हमारे कपड़े कैसे बदल गए। तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी जाकर माँ जी और तारा को इसके बारे में बताना चाहिए। अब दोनों ही उसे जादुई घर से नए कपड़ों में निकालकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां सुरेखा और तारा दोनों को नए कपड़ों में देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी वैशाली और कंचन उनके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बताती हैं। बहू, ये कैसी कहानी बना रही हो तुम दोनों? लगता है गरीबी में रहते रहते तुम दोनों पगला गई हो। नहीं माँ जी, हम सच कह रहे हैं। और ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं ना, ये उस जादुई घर की देन है। अगर आप दोनों को यकीन नहीं होता तो आप दोनों मेरे साथ चलिए। सुरेखा तारा भी उस जादुई घर में पहुंचती हैं, जहां जाते ही उनके पास भी कपड़े और गहने आ जाते हैं। तभी सुरेखा उस गाय के बारे में पूछती है तो कंचन और वैशाली घर के बाहर जाते हैं, लेकिन वो गाय वहां से गायब हो चुकी होती है। ये घर तो हमारे टूटे फूटे घर से बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जरूरत का कोई सामान नहीं है। तारा के इतना कहते ही घर में जरूरत का सब सामान आ जाता है, जैसे कूलर, टीवी, बर्तन, गैस, चूल्हा, फ्रिज। जिसके बाद सुरेखा अपनी बहुओं को, बेटों को ये सब बताने को कहती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। हमें इन्हें फोन करके गांव वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन हम इतने सजे धजे कपड़ों में बाहर कैसे जाएं? काश हमारे पास कुछ और नए कपड़े होते। तभी उनकी साड़ियां अच्छे से सूट में बदल जाती हैं। जिसके बाद वैशाली और कंचन गांव के पीसीओ पर जाकर अपने अपने पति को फोन करके इन सब बातों की जानकारी देती हैं। तो उनके पति शहर से गांव लौट आते हैं और उस जादुई घर और उसमें रखे सामान को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उसे जादुई घर की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और उनके पति गांव में रहकर ही अपनी एक किराने की दुकान खोल लेते हैं। अचानक ही सुरेखा और उसकी बहू को इतनी अच्छी हालत में देखकर निर्मला हैरान हो जाती है। हाय हाय, ये सुरेखा और इसकी बहुएं तो फटी सर्दियों में घुमा करती थी, अब कैसे अच्छी साड़ियाँ और सूट पहनकर घूम रही है। और इन्होंने तो अपना पुराना घर भी छोड़ दिया। आखिर बात क्या है और ये लोग रह कहाँ रहे हैं? मुझे पता करना होगा। निर्मला सुरेखा के परिवार की बदली हुई हालत देखकर हैरान होती है, इसलिए वो एक दिन सुरेखा का पीछा करते हुए उनके जादुई घर के बाहर पहुंचती है, जहां वो खिड़की से झांककर देखती है कि उनके घर में सुख सुविधा का सभी सामान मौजूद है और उनकी बहू के कहने भर से ही चीज अपने आप ही आ रही है। और ये वाह, ये तो चमत्कार हो रहा है। जरूर इस घर में कुछ है जिसके कारण इनके दिन बदल गए। जरा मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ। निर्मला घर के अंदर आने ही लगती है कि तभी उसके सामने सफेद गाय आ जाती है और उसे उठाकर कीचड़ में पटक देती है। तो निर्मला जोर जोर से रोती है और उसकी आवाज सुनकर सुरेखा का परिवार बाहर आता है। हाय दैया, इस गाय ने तो मेरी कमर तोड़ दी, सारे कपड़े भी खराब कर दिए। न जाने कहाँ से चली आई है गाय। माँ जी, ये वही गाय है जिसकी वजह से जादुई घर और कपड़े हमें मिले हैं। अगर ऐसा है तो इस गाय का हम पर बहुत एहसान है। अब से ये गाय हमारे साथ ही रहेगी, हम इसकी सेवा करेंगे।